So we'll start with PYQs of JEE mains. पहला क्वेश्चन, द टॉप ऑफ अ वाटर टैंक इज ओपन टू एयर. तो हमारे पास एक वाटर टैंक है, उसका टॉप इज ओपन टू एयर एंड इट्स वाटर लेवल इज मेंटेन्ड. इंपॉर्टेंट वर्ड है, इट्स वाटर लेवल इज मेंटेन्ड. इसका मतलब अगर कहीं से पानी बाहर आ रहा होगा तो टॉप से पानी फिल भी कर रहे हो सो दैट द हाइट रिमेन्स सेम. इट इज गिविंग आउट 0.74 मीटर क्यूब पर मिनट वाटर पर मिनट. ओके, ठीक है. मतलब दे आर ट्राइंग टू से कि इट इज गिविंग आउट टैंक में से 0.74 मीटर क्यूब पर मिनट पानी बाहर आ रहा है थ्रू अ सर्कुलर ओपनिंग ऑफ 2 सेंटीमीटर रेडियस इन इट्स वॉल. द डेप्थ ऑफ द सेंटर ऑफ द ओपनिंग फ्रॉम द लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक इज क्लोज टू. गुड क्वेश्चन. तो पहले पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हैं. यू हैव अ टैंक. इस टैंक में देयर इज वाटर और ये टैंक ओपन टू एयर है. तो इन दिस केस यू हैव समथिंग लाइक दैट. एंड देन इसमें जो वाटर का लेवल है वो मेंटेन करके रखा है. मेंटेन करके रखना मतलब अगर पानी बाहर आ रहा होगा और आ रहा है ऐसा बोला है उन्होंने. द वाटर इज कमिंग आउट फ्रॉम अ सर्कुलर होल. यहाँ से पानी बाहर आ रहा है. So पानी is what is coming out from here. Then it is giving out मतलब basically volume flux dV by dt. नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं होती है. You have to look at the units. Meter cube is volume, minute is time. इसका मतलब कि volume flux है तो volume flux coming out is this much. ओके तो इसको पहले कन्वर्ट कर लो या तो आंसर देख लो. आंसर इज इन ओके. तो यू हैव टू राइट दिस इन सेकेंड्स. मीटर क्यूब सेकेंड 60. आगे बोला है ये जो सर्कुलर ओपनिंग है इसका जो रेडियस है दैट इज 2 सेंटीमीटर. तो रेडियस R1 इज 2 सेंटीमीटर. द डेप्थ ऑफ द सेंटर ऑफ द ओपनिंग फ्रॉम द लेवल ऑफ वाटर इज. वाटर लेवल से इसका डेप्थ कितना मतलब h कितना है ऐसा पूछा है. मैं टेम्पररीली इसको कैपिटल क्यू बोल दूंगा वॉल्यूम फ्लक्स. गुड. तो अगर वाटर लेवल मेंटेन्ड है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इफ वाटर इज कमिंग आउट जितना पानी पर मिनट बाहर आ रहा है उतना का उतना पानी वापस से अंदर आना भी चाहिए. तो यू कैन से दैट फ्लक्स वॉल्यूम फ्लक्स going out is equal to volume flux coming in. What is volume flux? dV by dt. What is dV by dt? A into V. इसमें से एक तुमको पता है, इसमें से तुमको Q out पता है. What is Q out? 0.74 by 60. ये तुमको पता है. This is dV by dt, but dV by dt is AB. Okay. Then AB क्या फाइंड करना हो तुमको? फाइंड क्या करना है? h. You remember Torres law? Velocity of efflux is under root of 2gh. तो v की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं? अंडर रूट ऑफ 2gh. a आ गया पाई r स्क्वायर और v है अंडर रूट ऑफ 2gh. इसको सॉल्व कर लेंगे. 74 by 60 into 10 raised to minus 2 इक्वल टू पाई आर. रेडियस कितना दिया था? रेडियस ऑफ 2 सेंटीमीटर मतलब 2 into 10 raised to minus 2 का स्क्वायर एंड अंडर रूट ऑफ 2gh. चलो सॉल्व इसको. देन दिस इज 74 by 60 into 10 raised to minus 2 इक्वल टू पाई into 4 into 10 raised to minus 2 into 10 raised to minus 2. मैं जानबूझ के ऐसा लिख रहा हूँ. आई जस्ट वांट टू कैंसिल 10 raised to minus 2. हो गया कैंसिल आउट. वेल बताओ. देन कर लो इसको सॉल्व कर लो. ये 10 raised to minus 2 बचा वो यहाँ आ जाएगा. तो 37 ये 2 दिस 2 into 60 into pi into 10 raised to minus 2 equal to under root of 2gh. 0 or 10 raised to minus 2? 10 raised to minus 1. Okay. 2 into pi, 2 pi.
2 पाई की वैल्यू पता है 6.28, तो दैट इज 6.28, तो 37 अपॉन 6.28 इंटू ये 6.28 तो क्या है 6 है, और 10 टू क्या है -1 है, इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। अब एली स्पीकिंग 6 6 36, 6.28 इंटू 6 अप्रोक्सीमेटली कैंसिल कर दिए 37 37, रफली स्पीकिंग। मैं आंसर अप्रोक्सीमेट कर रहा हूँ, देखेंगे बाद में, पहले अप्रोक्सीमेट तो कर लो। 10⁻⁻1 ऊपर गया 10 हो गया अंडर रूट ऑफ 2gh, इसका स्क्वायर कर लिया तो 100 इक्वल टू 2gh हो गया, h इक्वल टू 100 अपॉन 2g, g के रूट 10 ले लेता हूँ अगर मैं, तो 100 बाई 10 इज 10, 10 बाई 2 इज 5, तो रफली आंसर आना चाहिए 4.8 अप्रोक्सीमेटली था वो। एग्जैक्ट करेंगे तो देखते हैं एग्जैक्ट क्या आता है, एग्जैक्ट भी कर सकते हैं हम लोग, वी कैन डू एग्जैक्ट ऑल्सो। तो जहाँ अप्रोक्सीमेशन किया ना मैंने 6.28 इंटू 6 27.68, तो 37 डिवाइडेड बाई 37.68 0.9819 इंटू 10, तो 9.8 हो जाएगा वो, इंटू 10 दैट बिकम्स 9.8। गुड, इसका स्क्वायर 96.42 डिवाइडेड बाई 2g, डिवाइडेड बाई 2g, और डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड बाई 9.8 4.91, तो हमारा जो आंसर है 5 आया, करेक्ट है, डन। ओके, आई कैन मेक इट लिटिल सिंपल फॉर यू। तो अभी ऐसे टाइप के क्वेश्चन में, क्योंकि अगला भी वैसा ही क्वेश्चन है, यू हैव टू मेक अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला और उसको ही यूज करते रहो बार बार। फॉर एग्जांपल, वॉल्यूम फ्लक्स ऑफ लिक्विड कमिंग इन इज इक्वल टू वॉल्यूम फ्लक्स ऑफ लिक्विड गोइंग आउट, तो Q in इक्वल टू Q आउट। इसमें से Q आउट तुमको दिया था, या फिर Q in एक कोई भी चीज दी होगी आपको, वट एवर इट इज गिवन टू यू। ओके, तो यहाँ पे लिख लोगे A1 V1 इक्वल टू लेट अस से Q आउट, तो यहाँ से तुमको V1 मिल जाएगा, Q आउट बाय एरिया, तो तुम पहले V निकाल लोगे बाय वॉल्यूम फ्लक्स अपॉन एरिया, तो यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज वेलोसिटी फ्रॉम वॉल्यूम फ्लक्स अपॉन एरिया। वॉल्यूम फ्लक्स होता है dV बाई dt, तो dV बाई dt अपॉन एरिया से क्या मिल जाएगा, स्पीड मिल गया। इसके बाद वंस यू हैव दैट, आपको पता ही है ना V क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 2gh बराबर, तो स्क्वायर कर लेंगे V स्क्वायर इक्वल टू 2gh, तो h इक्वल टू V स्क्वायर बाई 2g, और V तो तुमने फाइंड किया था, राइट। अगर और भी सिंपल करना है तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही बन जाएगा, h इक्वल टू 1 बाई 2g V स्क्वायर इज Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर, तो वॉल्यूम फ्लक्स का स्क्वायर अपॉन 2g इंटू एरिया का स्क्वायर, तो डायरेक्टली ये भी यूज करते हो तो भी आंसर आपको मिलने वाला है। वही किया हमने, बट वी हैव डन स्लाइडली इन अ डिफरेंट वे। अगला क्वेश्चन 2019 का PYQ अगेन, water flows into a large tank, water flows into a large tank with flat bottom, तो बॉटम उसका फ्लैट था, एट अ रेट ऑफ 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब ये आपको फ्लक्स ही दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर गोइंग इनसाइड द टैंक इज 10⁻⁴ मीटर क्यूब पर सेकेंड, water is leaking out of a hole of area 1 centimeter square at its bottom. If the height of the water in the tank remains steady, then this height is, exactly वही क्वेश्चन है जो हमने अभी भी देखा, वही सेम, फिर डायरेक्टली यूज कर लेंगे ना। अभी तो बताया फॉर्मूला क्या था, Q स्क्वायर अपॉन 2g A स्क्वायर। गुड, Q स्क्वायर, हाउ मच इज Q, 10⁻⁴, उसका स्क्वायर 10⁻⁸, तो 10⁻⁴ का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी के लिए फिलहाल मैं 10 यूज करता हूँ। एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पहले तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, 10⁻⁴, 10⁻⁴ का भी स्क्वायर होगा, मतलब 10⁻⁸, ये कैंसिल हो गया, कैंसिल एंड कैंसिल, तो क्या आएगा 1/2 इज 0.5 इंटू 10⁻⁻1, मतलब 5 10⁻⁻2, ये मीटर में है, सेंटीमीटर में क्या आएगा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर 5.1,
पक्का ना 5.1? क्यों? क्योंकि जी के तुमने क्या लिया 10, लेना कितना चाहिए था 0.18, तो आंसर 5 सेंटीमीटर 5.1 आना चाहिए, आंसर 5.1 ही है। अगला क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, इन रियल सेंस जेडबल लेवल का क्वेश्चन है ये, गुड। A liquid of density rho is coming out of a hose pipe of radius A. अभी hose pipe क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए। How many of you know what is a hose pipe? Hose pipe नहीं पता? सबको पता है, सिर्फ उसको hose pipe बोलते हैं ये नहीं पता। आप सबके घर में वॉश बेसिन में एक पाइप होता है, उसमें ना, उसमें क्या होता है पता है? उसमें मेश होता है, एक मेश। तो ऐसा पाइप होता है और इस पाइप के अंदर इफ यू सी यू हैव समथिंग लाइक दिस, ऐसा मेश जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें से पानी बाहर आता है, दैट इज नोन एज अ हॉस पाइप। नहीं तो आज जाके देख लेना होगा, हर किसके घर में वॉश बेसिन में यही होता है अभी आजकल। एनीवेज, a liquid of density rho is coming out of a hose pipe of radius A. So radius of the hose pipe is A, density of the liquid that is flowing is rho, with horizontal speed v. तो ये जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसका स्पीड है v, तो स्पीड इज v, एंड हिट्स अ मेश, यहाँ पे आके मेश को हिट कर दिया। 50% of the liquid passes through the mesh, इसमें से 50% passes through the mesh unaffected, मतलब 50% इसमें से बाहर निकल गया without being affected। 25% loses all of its momentum, 25% बॉटल ने पूरा ही मोमेंटम लूज कर दिया, एंड 25% कम्स बैक विद द सेम स्पीड, और 25% जो पानी था वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गया। तो तीन चीजें हैं, 100% में से 50% तो गया विदाउट बीइंग अफेक्टेड, 25% जो है उस पर अफेक्ट हुआ और उसने पूरा का पूरा मोमेंटम लूज कर दिया। तो 25% मैं यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ पे दिखा देता हूँ 25%, this is 25% which is basically losing all its momentum, and the बचा हुआ 25% that it comes and goes, it's being reflected back, okay, with the same speed। तो जिस स्पीड से आया उसी स्पीड से गया, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में गया। The resultant pressure on the mesh will be, तो इस मेश पे प्रेशर कितना होगा ऐसा पूछा है आपको। Any ideas? How to solve? You should know two things. प्रेशर कहाँ से आता है? फोर्स से। 50% जो अनअफेक्टेड गया उसने मेश पे कोई भी फोर्स नहीं लगाया, मतलब इस 50% का कंट्रीब्यूशन नहीं आने वाला है। अभी आएगा किसका किस्सा? 25% which loses all its momentum and 25% which basically reflects back। तो इन दोनों से ही आएगा। गुड, तो एक एक करके पहला केस देखते हैं, रिफ्लेक्टेड वाला, जो रिफ्लेक्ट हो गया। बाय द वे आपको पूछा है, क्या पूछा है? प्रेशर। व्हाट इज प्रेशर? फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। एरिया को ए बोला है ना उन्होंने, रेडियस को ए बोला है, तो रेडियस को ए बोला है तो ये आ जाएगा पाई ए स्क्वायर। ओके, फोर्स कैसे फाइंड करोगे? फोर्स, फोर्स कैसे फाइंड करोगे? हाउ डू यू फाइंड आउट फोर्स? फोर्स कैसे फाइंड करोगे यहाँ पे? कोई तो इंपॉर्टेंट है, फोर्स कैसे फाइंड करेंगे? फोर्स, फोर्स 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 मोमेंटम से कैसे फाइंड करेंगे? मोमेंटम से कैसे फाइंड करेंगे? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है ना, पहले थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया करो, और क्वेश्चन समझने से पहले कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। जो 50% अनअफेक्टेड गया तो उसका प्रेशर में कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं था, इसके लिए मैंने पहले से क्रॉस करके रखा है। प्रेशर में कंट्रीब्यूशन से दो जगह से आ रहा है। एक है जिसने
पूरा का पूरा मोमेंटम को लॉस कर दिया 25%, और बचा हुआ 25% जो रिफ्लेक्ट होकर वापस आया, इन दोनों का ही कॉन्ट्रीब्यूशन होगा किसमें, किसमें, प्रेशर में। तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो पहले तुम फोर्स को निकाल लो। रिफ्लेक्टेड, जो वाटर रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है वो कितना फोर्स लगा रहा है पहले वो देख लो। तो फोर्स ड्यू टू मोमेंटम लॉस, फोर्स ड्यू टू मोमेंटम लॉस। अब ऐसा है कि अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता, क्योंकि हर चीज़ तो आपको रेडीमेड मिलेगी नहीं, यू हैव टू मेक फॉर्मूलाज फॉर योरसेल्फ आल्सो। तो जाओ, जो पता है वहां से स्टार्ट करना। व्हाट वी नो इज बेसिक फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, सबको पता होता है बराबर, मास इनटू एक्सेलरेशन। व्हाट इज मास, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, एक्सेलरेशन वेलोसिटी बाय टाइम। तो एक काम करता हूँ, ये रो और वी को अलग रखता हूँ, ये वी बाई टी को अलग रखता हूँ। ये पता है क्या होता है, वॉल्यूम फ्लक्स, वॉल्यूम फ्लक्स है वो। और वॉल्यूम फ्लक्स होता है क्या होता है, ए इंटू वी। क्या होता है वो, ए इंटू वी। तो क्या आ गया, रो ए वी स्क्वायर, ये आ गया फोर्स। सही है, ये आ गया फोर्स। अब क्योंकि हमने ऐसा बोला, ये जनरल फॉर्मूला है फोर्स का, तो ये मैंने फोर्स का जनरल फॉर्मूला बना दिया। दिस इज जनरल, जनरल फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, ये दिस इज जनरल फॉर्मूला। अब रिफ्लेक्टेड की बात कर लेते हैं। रिफ्लेक्टेड में क्या होता है, अगर v स्पीड से गया और v स्पीड से वापस आया तो टोटल चेंजेस 2v, कितना, 2v, 2v याद रखना है रिफ्लेक्टेड का केस। ओके, और कितना परसेंट वापस आया, 25%, मतलब फ्रैक्शन में कितना हो गया, 1/4। कितना हो गया, 1/4 बराबर 1/4 रो ए वी स्क्वायर। अभी फिलहाल तो लिखो, देखते हैं बाद में। फोर्स ड्यू टू मोमेंटम लॉस इज 1/4 रो ए वी स्क्वायर। सिमिलरली जो 25% पूरा ही लॉस हुआ है, तो अच्छा ये ड्यू टू मोमेंटम लॉस था ना, तो ये ड्यू टू मोमेंटम लॉस है, रिफ्लेक्टेड का बाकी है, रिफ्लेक्टेड कर लेते हैं। तो रिफ्लेक्टेड केस में क्या आएगा फिर, रिफ्लेक्टेड केस में क्या है, ये तो ड्यू टू मोमेंटम लॉस हुआ 25%, मतलब 1/4 लॉस इज रो ए बी स्क्वायर। रिफ्लेक्टेड का क्या करोगे, हाउ डू यू फाइंड आउट फोर्स ड्यू टू रिफ्लेक्टेड, वही सेम, रो ए टू बी स्क्वायर, रो ए टू बी स्क्वायर। और ये भी कितना परसेंट था, 1/4, तो कितना आ गया, रो ए बी स्क्वायर आ गया बराबर। गुड। तो व्हाट इज टोटल, व्हाट इज टोटल, रो ए बी स्क्वायर प्लस 1/4 रो ए बी स्क्वायर बराबर। ओके, ये तो 5/4 आ रहा है ना, लेकिन तो कहाँ गलती हुई, कहाँ गलती हुई, माइनस होगा। किस में से क्या माइनस करोगे, माइनस, माइनस किस में से क्या माइनस होगा, कॉन्सेप्ट इसलिए तो इंपॉर्टेंट होता है, किस में से क्या माइनस होगा, फोर्स ड्यू टू रिफ्लेक्टेड, फोर्स ड्यू टू रिफ्लेक्टेड माइनस फोर्स ड्यू टू मोमेंटम लॉस। ऐसा क्यों, क्योंकि वो रिटर्न आ रहा है, रिटर्न आ रहा है तो अपोज करेगा। ओके, व्हाट इज दिस, हाउ मच इज दैट, रो ए बी स्क्वायर, और वो कितना था, 1/4 रो ए बी स्क्वायर, तो कितना आ गया, कितना हो गया, 3/4 रो ए बी स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पे, ए क्या है, एरिया, ये नेट फोर्स है। तुमको क्या चाहिए था, क्या चाहिए था तुमको, नॉट इज प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया। तो 3/4 रो ए बी स्क्वायर बाई ए हो गया कैंसिल, तो 3/4 रो बी स्क्वायर, 3/4 रो बी स्क्वायर। एक बार और समझ लो, अच्छा क्वेश्चन था तो समझ में आना चाहिए, इंपॉर्टेंट टाइप का है। ऐसा है, वापस अच्छे ध्यान दो, हॉर्स पाइप, मैश पाइप में से पानी जा रहा है, 50% गया विदाउट बीइंग अफेक्टेड, उसको भूल जाओ, बचा 50%, 50 में से 25% ने पूरा मोमेंटम लॉस कर दिया। पूरा मोमेंटम लॉस मतलब पानी का पूरा मोमेंटम मैश को ट्रांसफर हो गया, और जहाँ पे मोमेंटम ट्रांसफर होता है वहाँ पे प्रेशर लगता है,
प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो पहले फोर्स निकाल लेंगे, लेकिन हमको जो जो गिवन पैरामीटर है उसके टर्म्स में चाहिए हमको फोर्स। फोर्स का इक्वेशन तुमको गिवन पैरामीटर के टर्म्स में नहीं पता तो कोई बात नहीं, m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलेरेशन लिखा था मैंने यहाँ पे जनरल फॉर्मूला, मास इंटू एक्सेलेरेशन। मास 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 होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, एक्सेलेरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम। तो सिर्फ मैंने v को बाहर लिख दिया, वॉल्यूम को वहां कर दिया, तो रो v बाई टी, दिस इज वॉल्यूम फ्लक्स, व्हाट इज वॉल्यूम फ्लक्स, a इंटू v। तो फोर्स का फॉर्मूला बन गया इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी a एंड v, रो a v स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है, जनरल फॉर्मूला है। अब जो 25% ने पूरा का पूरा मोमेंटम ट्रांसफर कर दिया मेश को, 25% ने किया ट्रांसफर। मोमेंटम ट्रांसफर करना मतलब फोर्स लगाना, तो कितना फोर्स लगेगा, रो ए वी स्क्वायर का 25%, 25% मतलब क्या होता है 1/4, बराबर। और इसका डायरेक्शन क्या है, टू द राइट। क्या है डायरेक्शन इसका, टू द राइट, करेक्ट, क्योंकि पानी टू द राइट जा रहा था ना, गुड। अब जो रिफ्लेक्टेड बैक है वो जा रहा था v स्पीड से, वापस आया किससे, v से, तो टोटल चेंज इन स्पीड कितना है, 2v। तो सेम फॉर्मूला रो ए 2v स्क्वायर, राइट। लेकिन ये भी कितना परसेंट था, 25, मतलब कितना था 1/4। तो जो रिफ्लेक्टेड वाटर है, रिफ्लेक्टेड, उसने कितना फोर्स लगा दिया, 1/4 ऑफ रो ए 4v स्क्वायर, 4 तो क्या आ गया, रो ए v स्क्वायर। व्हाट इज नेट फोर्स या टोटल फोर्स, रिफ्लेक्टेड फोर्स माइनस मोमेंटम लॉस। अभी दोनों को माइनस क्यों किया हम लोगों ने, बिकॉज ऑफ अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि रिफ्लेक्टेड का डायरेक्शन टू द लेफ्ट है और मोमेंटम लॉस हुआ टू द राइट है। तो नेट फोर्स कितना आ गया, एफ आर माइनस एफ एम एल, तो कितना आ गया ये, रो ए वी स्क्वायर माइनस 1/4 रो ए वी स्क्वायर, मतलब कितना हो गया 3/4। ये फोर्स है, तुमको क्या पूछा था, प्रेशर, व्हाट इज प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया, डन, खत्म। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, वाटर फ्रॉम अ पाइप इज कमिंग आउट एट द रेट ऑफ 100 लीटर्स पर मिनट, मतलब वापस वॉल्यूम फ्लक्स 100 लीटर पर मिनट दिया हुआ है। इफ द रेडियस ऑफ द पाइप इज 5 सेंटीमीटर, द रेनॉल्ड्स नंबर फॉर द फ्लो इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, रेनॉल्ड्स नंबर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। पहले तो रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला याद होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी याद है, आर एन समथिंग समथिंग अपॉन समथिंग समथिंग। क्रिटिकल वेलोसिटी याद है क्या, थीटा अपॉन रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला, क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला d, बराबर। d is the diameter of the tube through which the fluid is flowing, rho is the density of the fluid, theta is the coefficient of viscosity, वो दिया होगा, आपको दिया है, बराबर। यहाँ से आपको रेनॉल्ड्स नंबर मिल जाता है, इट इज v rho d अपॉन eta। अब क्वेश्चन में आपको पूछा है रेनॉल्ड्स नंबर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, मतलब रेनॉल्ड्स नंबर फाइंड करना है, तो तुमको v rho d eta चाहिए। आपको रेडियस दिया है, डायमीटर मिल जाएगा, आपको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी eta दिया है, आपको डेंसिटी ऑफ वाटर दिया है, मतलब क्या नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है, वेलोसिटी। तो पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, वेलोसिटी। अब सोचना ये पड़ेगा कि वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे वेलोसिटी, इट्स टू सिंपल। यू हैव बीन गिवन वॉल्यूम फ्लक्स, व्हाट इज वॉल्यूम फ्लक्स, AV, तो व्हाट इज V, वॉल्यूम फ्लक्स, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम फ्लक्स डिवाइड बाय एरिया। और एरिया तो तुम फाइंड कर सकते हो ना, पाई आर स्क्वायर से, कर सकते हो ना पाई आर स्क्वायर से, यस। तो एक काम करूंगा मैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, व्हाट आई विल डू इज, मैं फाइनली एक फॉर्मूला बनाऊंगा और लास्ट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो रेनॉल्ड्स नंबर आ जाएगा Rn इक्वल टू V, बट V इज 1/a dV by dt, ये हो गया V, रो d by eta, रो d by eta। ऐसा करने की वजह रीजन है मेरा, मैं अलग अलग से v फाइंड करके भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, यस वी कैन डू दैट, बट इट्स ओके। व्हाट इज एरिया, पाई आर स्क्वायर, dv by dt की वैल्यू मैं बाद में सब्स्टिट्यूट करता हूँ, रो d, व्हाट इज डायामीटर, डायामीटर
2 इंटू रेडियस, तो 2 इंटू रेडियस अपॉन ईटा, हो गया, गुड। तो एक और एक गया, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे हम लोग। 1/πr r है 5 सेंटीमीटर 10⁻⁻² मीटर, dv by dt इज 100 लीटर पर मिनट। तो dv by dt जो है ना, dv by dt ये 100 लीटर मतलब 10⁻³ मीटर क्यूब पर मिनट, सेकेंड में आने के लिए क्या करेंगे 60, 1 0 1 0 गया, 10⁻²/6, तो 10⁻²/6, 10⁻²/6, डेंसिटी कितना है 10⁻³ इंटू 2 अपॉन ईटा कितना है, ईटा इज 1 मिली पास्कल सेकेंड, 1 मिली पास्कल सेकेंड, मिली मतलब 10⁻³ वेरी गुड, गुड, 10⁻² गया, देयर गुड। ये आ गया आपका 1 जा, ये आ गया आपका 3 जा, 5 3 जा 15, 15 और पाई, तो 15 पाई, ये 15 पाई आ गया, ये ऊपर गया तो 10⁻6 हो गया, 15 पाई 15 इंटू 3 45, लगभग 50 हो गया, तो 100 इंटू 10⁻4 अपॉन 50 अप्रॉक्सीमेटली, तो 1 जा एंड 2 जा, तो 2 इंटू 10⁻4, तो ऑर्डर कितना है 10⁻4, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड याद है आपको 11th स्टैंडर्ड फर्स्ट चैप्टर, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं हम लोग a इंटू 10⁻n, और a की वैल्यू होती है 0.5 से 5 के बीच में, तो हमने नंबर क्या लिखा 2 इंटू 10⁻4, और 2 क्या है बिटवीन 0.5 एंड 5, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो गया 10⁻4, तो आंसर आएगा 10⁻4, 10⁻4। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आगे बढ़ते हैं, गुड। अभी अगेन जो सॉल्यूशंस आपको इस क्वेश्चन के बाकी जगह पर मिलेंगे, मोस्ट ऑफ देम आर ईदर कॉम्प्लिकेटेड और दे आर रॉन्ग आल्सो इन सम केसेस। इसको सिंपल बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अ सिंपल पेंडुलम ऑसिलेटिंग इन एयर हैज अ पीरियड t। सबसे पहले डू यू रिमेंबर व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम? 2π√L/g, मतलब इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ g, याद रखना है। द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन अ नॉन विस्कस लिक्विड, पहले एयर में था, अब नॉन विस्कस लिक्विड में है। द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज 1/16 ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉब, तो जो लिक्विड है उसका डेंसिटी इट इज 1/16 ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉब। द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड is 1/16 of the material of the bob. If the bob is inside liquid all the time, अगर bob ये liquid के अंदर ही है, when the pendulum was performing oscillatory motion, the bob was always inside the liquid. Its period of oscillation in this liquid is. तो क्वेश्चन ऐसा है कि बॉब है, पहले एयर में था, टाइम पीरियड t था, अब लिक्विड में है, टाइम पीरियड बताओ, दैट इज अ क्वेश्चन इन शॉर्ट। So time period is equal to 2π√L/g. Nowhere in the question they have told you that the length is changed. तो मतलब लेंथ कांस्टेंट है, तो हमको मिल गया ये रिलेशन, बराबर, गुड। तो अगर आपको T2 फाइंड करना है तो T2/T1 is √g1/g2, मतलब आपको G1 और G2 की वैल्यू चाहिए। G1 तो G है क्योंकि एयर में G1 की वैल्यू G होती है, एंड यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज G2। अभी G2 कैसे फाइंड करता है? G2 फाइंड करने का सिंपल सा मेथड है, जब बॉब लिक्विड में गया, तो यू नो एपरेंट वेट क्या था, कल ही सॉल्व किया था ये, कल के लेक्चर में किया हमने, वेट इन एयर माइनस अपनस, वेरी गुड। तो एपरेंट वेट इज मास इनटू इफेक्टिव जी, जी इफेक्टिव क्या बोल रहे हैं हम लोग, G2 इक्वल टू वेट इन एयर क्या होता है mg, और अपथ्रस्ट क्या होता है, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू g, ऐसे होता है ना। अपथ्रस्ट इज वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू g, एग्री, पक्का। अपथ्रस्ट इज वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, बॉब का जितना वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्ले होगा, जितना लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ उसका वेट इज अपथ्रस्ट, व्हाट इज वेट mg, क्लियर आता। तो मैं एक काम करता हूँ, ये m, ये मास ऑफ बॉब है, और ये m क्या है,
वेरी गुड। m कॉमन निकाल लिया, g भी कॉमन निकाल लिया, क्या बचा 1 माइनस मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड अपॉन मास ऑफ बॉल, बराबर, गुड, करेक्ट। m और m हो गया आंसर। बट यू नो मास इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, ऐसे होता है ना, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी और मास का रिलेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो देयरफॉर G2 इक्वल टू G1 माइनस लिक्विड डिस्प्लेस का डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ द बॉल, हो गया। तो देयरफॉर, बट ये जो G है, ये G कौन था पता है, ये G1 था, है ना, दिस वाज G1। हमको क्या चाहिए था, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए था हमको, G1 अपॉन G2 का रेशो, सही है, गुड। तो यहाँ से तुमको G1 अपॉन G2 मिल जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस रो एल डी बाई रो, इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2 you have T2 by T1 equal to under root of G1 by G2, 1 upon 1 minus rho LD by rho। क्या पूछा है तुमसे, क्या पूछा है, टाइम पीरियड, T2 पूछा है। और डेंसिटी ऑफ लिक्विड मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू 1/16 ऑफ मटेरियल ऑफ द बॉब के मटेरियल का डेंसिटी क्या लिया तुमने, रो, बराबर। तो गिवन में क्या है, बट गिवन में हमको दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज डेंसिटी अपॉन 16, डेंसिटी ऑफ बॉब अपॉन 16। तो व्हाट इज दिस, 1/16, सब्स्टिट्यूट कर दो। तो T2 by T1 equal to under root of 1 minus 1/16. So T2 equal to under root of, how much is this, 1 upon 15/16, तो 16/15 into T1, तो root of 16/15 T1, root of 16/15 हो गया ना। तो 4 और ये T root of 1/15, 4T 1/15। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड। तो फ्यू डेज बैक आई गेव यू रीडिंग असाइनमेंट, 3 टॉपिक दिए थे, वो इसलिए दिए थे क्योंकि आगे लगने वाला था। अगर आपने किया होगा तो गुड, नहीं किया होगा तो फिर सॉरी, क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। अ वुडन ब्लॉक फ्लोटिंग इन अ बकेट ऑफ वाटर, पानी, एक बाल्टी में पानी है, पानी में वुडन ब्लॉक है, दैट इज फ्लोटिंग, हैज 4/5 ऑफ इट्स वॉल्यूम सबमर्ज्ड, मतलब 4/5 is inside, 1/5 is outside the water. When certain amount of an oil is poured into the bucket, अब हम लोग ऊपर से ऑयल डाल रहे हैं और आपको पता है ऑयल का डेंसिटी वाटर से कम होता है, तो वाटर नीचे होगा और ऑयल ऊपर। It is found that the block is just under the oil surface with half of its volume under the water and half in oil. Good. 50-50%. The density of oil relative to that of water, मतलब specific gravity पूछा है आपको, relative density पूछा है आपको, density of oil upon density of water। तो मैं एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ। We had a bucket had water, तो बकेट था, बकेट में पानी था, ओके। इसमें एक वुडन ब्लॉक था, वुडन ब्लॉक 4/5 सबमर्ज था, 1/5 बाहर था, 4/5 अंदर था, दैट इज व्हाट इट इज। देन हम इसमें ऑयल डालते गए, कब तक ऑयल हम लोग इसमें डालते गए, जब तक आधा वुडन ब्लॉक ऑयल में और आधा वुडन ब्लॉक पानी में नहीं हो तब तक। So it is completely submerged, but it is submerged with half of the wooden block inside the water and half in oil. Good, that is case 1, case 2. अब case 1
से हमको क्या मिलेगा? केस 1 से ऑफ कोर्स यू शुड नो। केस 1 क्या करेंगे? ओके, तो रेशियो मिल जाएगा डेंसिटी का, वेरी गुड। बट विच लॉ विल यू बी अप्लाइंग, दैट इज माय क्वेश्चन। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल? weight of the block is equal to अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट ही होता है ना, फोर्स ऑफ ब्योंसी अपथ्रस्ट ही होता है ना। व्हाट इज वेट ऑफ ब्लॉक? mg। व्हाट इज अपथ्रस्ट? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, दैट इज मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू g। ठीक, गुड। जी गया। मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वाटर, नहीं डेंसिटी ऑफ ब्लॉक, इसको रो बोल देता हूँ। ओके, करेक्ट। या तो इसको ऐसे ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है, mg को mg रखो, कोई इशू नहीं है। आई विल नॉट नीड लेफ्ट हैंड साइड एनीवेज। मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड व्हिच इज वाटर इन दिस केस। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड? जितना वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक अंदर गया, कितना गया? 4/5। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज 4/5 ऑफ वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक। ओके, तो यहां से आपको मिल जाएगा, यू विल राइट डाउन mg इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज 4/5 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू g, इक्वेशन नंबर 1। ये आ गया पहले केस से इक्वेशन। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? कोई भी चीज फ्लोट कब होती है? जब वेट को किसने बैलेंस किया होता है? अपथ्रस्ट ने। तो वेट ऑफ द ब्लॉक इक्वल टू अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट इज मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू g, weight is mg, mass is volume into density, volume of liquid displaced मतलब volume of water displaced in this case क्योंकि water था, into density of water, बराबर। लेकिन कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा वाटर का? जितना वॉल्यूम ब्लॉक का अंदर है, कितना अंदर है? 4/5। यहाँ तक आ गया। नाउ दिस केस, इस केस में क्या करोगे? इस केस में भी सेम आएगा, सेम आएगा। क्या आएगा? वेट इक्वल टू अपथ्रस्ट, लेकिन अपथ्रस्ट यहाँ पे एक तो वाटर से आ रहा है और अपथ्रस्ट यहाँ पे एक किससे आ रहा है? ऑयल से। वेट क्या है? mg है। अपथ्रस्ट ड्यू टू वाटर क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, डेंसिटी ऑफ वाटर g प्लस वॉल्यूम ऑफ ऑयल डिस्प्लेस्ड, डेंसिटी ऑफ ऑयल इनटू g। गुड। बट mg from equation 1 was 4/5 volume of block, density of water into g। In case 2, what is volume of water displaced? Half, मतलब v/2, क्योंकि 50-50% बोला है, 50% पानी में है और 50% ऑयल में है। करेक्ट है ना? डेंसिटी ऑफ वाटर g प्लस ये भी क्या आएगा? v/2 डेंसिटी ऑफ ऑयल g। करेक्ट। vg कॉमन निकाल के कैंसिल है, तो क्या बचा? 4/5 डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा? डेंसिटी ऑफ वाटर बाय 2, और वहाँ क्या बचा? डेंसिटी ऑफ ऑयल बाय 2। इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, तो यू हैव 4/5 डेंसिटी ऑफ वाटर माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर बाय 2 इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑयल बाय 2। व्हाट इज 4/5 माइनस हाफ? 8 minus 5, 3/10, 0.3 इज द आंसर। खत्म हो गया। नहीं, यहाँ पे 2 भी है, सॉरी फॉर दैट, ये 2 भी है। यस, तो ये 1 और 8 5 जा। तो डेंसिटी ऑफ ऑयल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर इज 3/5, 3/5 इज 6/10, 6/10 इज 0.6। अगर आपको डेंसिटी की वैल्यू पूछी होती तो कितना था? 600। कितना था? यहाँ पे क्या पूछा है? रिलेटिव डेंसिटी। व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी? डेंसिटी ऑफ ऑयल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, वो कितना है? 0.6। अगर डेंसिटी ऑफ ऑयल पूछा होता तो ये वहां जाता, तो 0.6 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? 1000। तो आंसर कितना था? 600। इस केस में 0.6 आएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। ओके, a submarine experiences a pressure of 5.05 into 10⁶ Pascal at a depth d1
in the sea. तो D1 डेप्थ पे प्रेशर है 5.05 × 6 पास्कल. When it goes further to a depth of D2 और नीचे गया डेप्थ D2 पे गया तो of course प्रेशर बढ़ेगा. It experiences a pressure of 8.08 × 10⁶ पास्कल. Then D2 minus D1 is approximately equal to. सिंपल सा क्वेश्चन है, nothing. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. तो 2 पॉइंट ले लेता हूँ मैं. I'll take point 1 somewhere over here. Depth is D1, pressure is P1. I'll take another point here. Let us set point number 2. Depth is D2, pressure is P2. Good. So, okay. So D2 minus D1 पूछा है. You know what is pressure in general? H rho G. So what is P2 minus P1? H2 rho G minus H1 rho G. सिर्फ H2 को D2 बोला है. तो D2 rho G minus D1 rho G. तो यहाँ से P2 minus P1 is equal to D2 minus D1 rho G. तो D2 minus D1 is P2 minus P1 by rho G. P2 is 8.08, P1 is 5.05. दोनों में 10⁶ था तो दोनों में 10⁶ कॉमन निकाल लिया. डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 एंड दैट ऑफ वैल्यू ऑफ G इज 10. हो गया, खत्म. दिस इज 3.03 इंटू ऊपर 10⁶ है और नीचे 10⁴ है तो ऊपर 10⁵ बचा तो दिस इज 303 मीटर. तो D2 माइनस D1 इज 303 अप्रोक्सीमेटली 300. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस गोज एन असाइनमेंट एज एन असाइनमेंट क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रीवियस सेट में ये किया ही है. अगर याद होगा तो हमने किया ना, ऑप्शन नंबर डी आया था, सी या डी जो भी था, बट 5 × 10 समथिंग था. दैट यू विल चेक आउट. तो ये हमने लास्ट सेट में ही किया है ट्वेल्थ असाइनमेंट. दिस वन इज ऑल्सो असाइनमेंट बिकॉज इधर वी हैव डन सच अ क्वेश्चन और द सेम क्वेश्चन. तो सिमिलर या सेम हुआ है तो दिस गोज ऑल्सो एज एन असाइनमेंट. ये क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 10. A solid sphere of radius r acquires a terminal velocity v1 when falling through a viscous fluid having coefficient of viscosity eta. The sphere is broken into 27 identical solid spheres. If each of these acquires a terminal velocity of v2 when falling through the same fluid, the ratio v1 by v2 is equal to. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. आपको बोला है कि एक बड़ा स्फीयर था. It acquires a terminal velocity of v1 when it is falling through a viscous medium of coefficient of viscosity eta. अब ये जो solid sphere है इसके 27 droplets हो गए, 27 small spheres हो गए. हर एक का each of this sphere acquires a terminal velocity v2. आपको पूछा ratio of v1 by v2. तो पहले बताना चाहिए terminal velocity is 2/9 r square rho minus sigma g by eta. यहाँ पे r square को छोड़ के बाकी सारा कांस्टेंट है क्योंकि जो सॉलिड स्फीयर था उसी के टुकड़े हुए, मतलब रो इज कांस्टेंट. वो जिस फ्लूइड से फॉल रहा था वो भी सेम है तो सिग्मा एंड एटा इज कांस्टेंट. तो एवरीथिंग इज कांस्टेंट एक्सेप्ट फॉर रेडियस. तो v इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर. तो v1 by v2 इज r1 by r2 स्क्वायर. r1 पहले बिग स्फीयर था तो बिग के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल आर यूज करते हैं, और स्मॉल के लिए क्या करते हैं, स्मॉल आर यूज करते हैं. बट इफ यू रिमेंबर कैपिटल आर और स्मॉल आर का रिलेशन याद है क्या आपको? कितनी बार तो हुआ अभी. गुड. तो r by r is n raised to 1/3. So from 1 and 2, so from equation number 1 and 2 you will have v1 by v2 इक्वल टू n रेज टू 1/3 का स्क्वायर. ऐसे रखो उसको. n का वैल्यू कितना है 27. 27 का क्यूब कितना है 3. 3 का स्क्वायर कितना है 9. तो 9 ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है. दिस इज टू सिंपल. आइडल फ्लूइड फ्लोज, of course laminar flow बोला है, through a pipe of non uniform diameter. डायमीटर चेंज हो रहा है तो दो ही टाइप पे क्वेश्चन बनते हैं. एक तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी या फिर दूसरा बर्नौलीज.
The maximum and minimum diameters of the pipe are 6.4 cm and 4.8 cm respectively. The ratio of minimum and maximum velocities of the fluid in this pipe is खत्म हो गया. Bernoulli's equation इस वाली equation of continuity आएगा A1 V1 equal to A2 V2. तो V1 by V2 equal to A2 by A1. A2 by A1 A2 by A1 is pi और डायमीटर दिया है ना आपको, तो डायमीटर स्क्वायर, तो D2 स्क्वायर बाई 4 अपॉन पाई D1 स्क्वायर बाई 4, तो पाई बाई 4 कैंसिल हो गया, तो D2 बाई D1 का स्क्वायर आ जाएगा. व्हाट इज D2? हाउ मच? 4.8 अपॉन 6.4 इसका स्क्वायर, राइट. तो 2 जा 3 जा 4 जा 6 1.6 3 जा और ये 4 जा, तो 9 by 4 9 by 4 9 by 16 square 9 by 16 9 by 16 option number A. Next question, one of the most important types of question. Consider a solid sphere of radius r and mass density rho of r equal to rho naught 1 plus r square by capital R square, where small r is greater than 0 but less than capital R. पहले तो इसका मतलब समझ लो. हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस r है. अब तक हम लोग जो भी सॉलिड स्फीयर ले रहे थे, ये अजम्पशन था कि डेंसिटी इज सेम एवरीवेयर, सेंटर से लेके तो सरफेस तक डेंसिटी सेम है, ऐसा अजम्पशन था. ये पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया है जहाँ पे बोला है कि जो डेंसिटी है इट इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, वो डिस्टेंस के साथ चेंज होगा. एग्जाम्पल बताता हूँ मैं. अगर r की वैल्यू 0 हो गई, स्मॉल r, मतलब यू आर एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, तो इफ यू पुट स्मॉल r इक्वल टू 0, 1 माइनस 0 इज 1, तो क्या आ गया? रो नॉट. फिर अगर r की वैल्यू बढ़ रही है तो डेंसिटी की वैल्यू कम हो रही है, क्योंकि सेकेंड टर्म अभी 0 नहीं आएगा, तो 1 में से कुछ माइनस हो जाएगा. और ये जो r स्क्वायर बाय r स्क्वायर है 1 से छोटा है, तो 1 माइनस अ नंबर लेस देन 1 इज लेस देन 1, तो डेंसिटी सेंटर से ऊपर जाओगे तो डेंसिटी कम होते जा रहा है. बराबर, करेक्ट. तो नॉर्मली अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे उस केस में डेंसिटी हमने थ्रू आउट फ्रॉम सेंटर टू द सरफेस कांस्टेंट लिया था. ये पहली बार ऐसा क्वेश्चन है जिसमें डेंसिटी एट द सेंटर इज द मैक्सिमम एंड एज यू गो टुवर्ड्स द सरफेस इट इज डिक्रीजिंग. द मिनिमम डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड इन विच दिस स्फीयर विल फ्लोट एज. तो ऐसा है, सबसे पहले जहाँ पे भी स्फीयर या बॉडी विल फ्लोट हो तो वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट. ये तो तुमको पता ही है. अब आई नीड नॉट टू टेल यू दिस, ये आपको पता ही है. वेट होता है mg, अपथ्रस्ट होता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड. बराबर, करेक्ट. ये होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. ओके, तो डेंसिटी रो ऑफ r और वॉल्यूम dv. वॉल्यूम dv क्यों लिखा बताता हूँ मैं, बताओ. इनटू g. व्हाट इज वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू g. व्हाट इज मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू g. g और g हो गया कैंसर, राइट. अब ये dv क्यों लिखा मैंने? क्योंकि जब डेंसिटी सेम नहीं हो तो शेल जैसा बनता है. बताता हूँ शेल मतलब क्या. फॉर एग्जाम्पल तो उस केस में होता क्या है वो समझ लो पहले. ये स्फीयर था, इसके अंदर एक शेल है जिसका डेंसिटी अलग है, उसके और अंदर एक शेल है जिसका डेंसिटी और भी अलग है, ज़्यादा है. इसके अंदर और एक शेल है जिसका डेंसिटी और भी ज़्यादा है. एंड अगेन डेंसिटी इज ग्रेटर एंड ग्रेटर. ऐसा डेंसिटी बाहर से अंदर की तरफ बढ़ते जा रहा है, अंदर से बाहर की तरफ कम होते जा रहा है. तो dv मतलब क्या है? dv मतलब किसी भी एक गिवन डेंसिटी का जो एक स्फीयर बनेगा उसका वॉल्यूम है dv, करेक्ट. क्योंकि शेल टू शेल डेंसिटी क्या हो रहा है? चेंज. तो एक गिवन डेंसिटी के लिए वॉल्यूम जो होगा वो कितना होगा? dv होगा. ज़्यादा क्लियर? गुड. अब एक इक्वेशन तो बन गया. अब सबसे पहले यू हैव रो ऑफ r dv, इसको देखते हैं बाद में, इक्वल टू
व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड? वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, क्योंकि पूरा का पूरा स्फीयर लिक्विड के अंदर है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब, बराबर? ज्यादा क्लियर? ये सही है। पूरा स्फीयर था ना लिक्विड के अंदर, तो जितना वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है स्फीयर का, उतना लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ। ये दैट इज गुड, दैट इज नॉट एन इशू। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के लिए हमको करना पड़ता है इंटीग्रेट। इंटीग्रेट कब करते हो? जब डेंसिटी सेम नहीं हो। तो तुम पहले एक शेल लेते हो, उस पर इंटीग्रेट करते हो, फिर दूसरा लेते हो, उस पर इंटीग्रेट करते हो। तो इंटीग्रेशन तुम कहाँ से करते हो? सेंटर से। कहाँ तक करते हो? कैपिटल आर तक। तो इंटीग्रेशन कहाँ से करोगे? 0 से। कहाँ तक करोगे? कैपिटल आर तक। ऐसा होता है वो। अब डी भी कहाँ से लाऊं मैं? ये भी प्रॉब्लम है। इशू क्या है? तुम इंटीग्रेशन के लिमिट्स कौन से लगा रहे हो? मतलब किस पे लिमिट लगा रहे हो? मतलब रेडियस पे। तो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कौन है? रेडियस है। और तुमने यहाँ पे क्या लिखा? वॉल्यूम। चलता नहीं है ऐसा। अगर तुम्हारा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन रेडियस है तो यहाँ पे भी डी आर दिखना चाहिए, डी भी नहीं दिख सकता। तो फिर क्या करेंगे? व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? 4/3 पाई आर क्यूब। नाउ इफ आई डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू आर, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर 4/3 पाई क्या है? कांस्टेंट है। आर क्यूब का डेरिवेटिव कितना होता है? 3r स्क्वायर। वेरी गुड, कैंसल एंड। तो dv क्या बन गया? 4 पाई आर स्क्वायर dr। अब ये dv यहां सब्स्टिट्यूट होगा। ओके, तो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1, जो भी इक्वेशन होगा, इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूं, और वो जो डेंसिटी का इक्वेशन दिया था उसको इक्वेशन 1 बोल देता हूं। इफ आई रिमेंबर इट वाज रो नॉट 1 माइनस आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। ये इक्वेशन 1 आ गया। ये इक्वेशन नंबर 2 है और इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 और 3 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 यू हैव इंटीग्रेशन 0 टू r रो ऑफ r क्या था? रो नॉट 1 माइनस आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर dv कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर dr इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब रो एल डी। अब आ गया सब कुछ मैथमेटिकली करेक्ट। यू आर इंटीग्रेटिंग ऑन डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सरफेस, तो यहाँ पे वेरिएबल भी डिस्टेंस है। पहले वेरिएबल क्या था? वॉल्यूम। तो ये मैथमेटिकली करेक्ट हुआ, सिर्फ मैथमेटिकली करेक्ट हुआ। अभी बाकी है कांस्टेंट बाहर निकालो। 4 पाई कौन है? कांस्टेंट है। रो नॉट कौन है? कांस्टेंट है। बाकी कुछ कांस्टेंट नहीं है, इतना ही कांस्टेंट है। क्या बचा? इंटीग्रेशन 0 टू r 1 माइनस आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और कौन बचा? आर स्क्वायर डी आर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। 4 पाई गया। देन क्या बचा? रो नॉट इंटीग्रेशन 2 कर लेता हूं। 1 इंटू आर स्क्वायर डी आर, मतलब आर स्क्वायर डी आर माइनस आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, मतलब आर रेज टू 4 अपॉन आर स्क्वायर डी आर, इसका इंटीग्रेशन। और दोनों के लिमिट्स क्या थे? 0 टू कैपिटल आर। तो कॉमन लिमिट्स डाल दिए। मैं यहाँ पे भी लिख सकता था, लेकिन मुझे दो इंटीग्रेशन पे लिमिट नहीं लिखने थे, इसके लिए मैंने एक पे ही बाहर कॉमन ब्रैकेट पे लिमिट्स डाल दिए। चलता है वैसा, मैथमेटिकली दैट वर्क्स। ओके, देन ये क्या आ गया आपका? इक्वल टू क्या आ गया? क्या बचा? आर क्यूब रो एल डी बाय 3। राइट, गुड। देन अब इसको सॉल्व कर लो। रो नॉट बाहर है, रखो उसको। आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन आर क्यूब बाय 3। आर स्क्वायर ये कांस्टेंट है, क्योंकि कैपिटल आर ये स्फीयर का रेडियस है, वो कांस्टेंट है। आर रेज टू 4 का आर रेज टू 5 बाय 5। ओके, 0 टू आर क्यूब रो एल डी बाई 3। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट मतलब कैपिटल आर क्यूब बाई 3 माइनस कैपिटल आर रेज टू 5 बाई 5 आर स्क्वायर। ये अपर लिमिट डाल दिया। माइनस क्या करोगे? लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है? 0, इसको छोड़ देना।
हो गया, गुड. इक्वल टू आर क्यूब रो एल डी बाई 3. ये आर रेस टू 5 और नीचे आर स्क्वायर, तो कितना आ गया, आर रेस टू 3 बाई 5. तो रो नॉट आर क्यूब बाई 3 माइनस आर क्यूब बाई 5. ओके, गुड, करेक्ट. इक्वल टू आर क्यूब रो एल डी बाई 3. आर क्यूब बाहर निकालना, आर क्यूब रो नॉट 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 5, 5 माइनस 3 2 बाई 5, बराबर 2 बाई, हाँ मुझे पता है इसलिए 3 लिख रहा हूँ बाहर. क्यों लिख रहा हूँ, 3 कैंसिल करना है, करेक्ट. तो 5 और 3 2 अपॉन 15. आंसर आ गया ना इसके लिए, 2 बाई 5 आंसर आएगा. रो एल डी बाई 3 गया गया. तो व्हाट इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, 2 रो नॉट बाई 5, 2 रो नॉट बाई 5. ऑप्शन नंबर डी. So that's the end of fluid mechanics, मतलब mechanical properties of fluids. Done.